हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। कंटिन्यू रखेंगे हमारी आज की इस वीडियो में सीडीपी के 263 क्वेश्चंस की सीरीज को। इसके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को मिला के हम लोगों ने टोटल 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम उससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को भी हम अपनी पुरानी वीडियोज़ की तरह ही सॉल्व करेंगे, यानी कि मेरे सही उत्तर पर टिक करने से पहले आपके अकॉर्डिंग जो उत्तर सही है उसे चूज करना है आपने, और अपने मार्क्स भी आपको काउंट करने हैं। शुरू कर लेते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 101 में पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका वर्णन करना, सेकंड पहचान करना, थर्ड अंतर करना एंड फोर्थ ऑप्शन है वर्गीकृत करना। 101 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, अंतर करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, सीखने की तत्परता डैश की ओर संकेत करती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम, सेकंड है शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर, थर्ड ऑप्शन है सीखने में सार्थक शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर एंड फोर्थ ऑप्शन है सीखने के कार्य की प्रवृत्ति को संतुष्ट करने। 102 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, सीखने की तत्परता सीखने में सार्थक शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर की ओर संकेत करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सांस्कृतिक कारक, सेकंड सेरेब्रल डिसफंक्शन, थर्ड संवेगात्मक विघ्न एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपको व्यवहारगत विघ्न। तो जिसके कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न नहीं हो सकती है वो है आपका ऑप्शन 1 सांस्कृतिक कारक। अगला है क्वेश्चन नंबर 104, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है। फर्स्ट है परिणामों की आशा करना, सेकंड समस्या की पहचान, थर्ड समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना एंड फोर्थ ऑप्शन है संभावित युक्तियों को खोजना। तो यहाँ पे बात की गई है समस्या समाधान की प्रक्रिया के बारे में। नीचे दिए गए चारों ही ऑप्शंस में से जो समस्या समाधान की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है वो है आपका ऑप्शन 1 परिणामों की आशा करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, एक शिक्षक को फर्स्ट ऑप्शन है व्याख्या पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराने चाहिए। सेकेंड है शिक्षार्थियों की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए। थर्ड है शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचते हैं इसे सफलता के रूप में लेना चाहिए एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपको कि जब विद्यार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। 105 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, जब विद्यार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो टीचर को बीच में उसे ठीक नहीं करना चाहिए, उन्हें खुद से ही उनके जो विचार है उनको संप्रेषित करने देना चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 106, सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है तो वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं और उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण हो सकता है फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती, सेकंड ऑप्शन है शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है, थर्ड शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है एंड फोर्थ ऑप्शन है निरीक्षक शिक्षिका जो ड्यूटी पर है वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है और वह स्वभाव में बहुत कठोर है। तो यहाँ पे बात की गई है सीमा नाम के एक स्टूडेंट्स की जो A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए बहुत ही इच्छुक है, लेकिन जब वो एग्ज़ाम हॉल में दाखिल होती है वहाँ पे एंट्री करती है और परीक्षा जब शुरू हो जाती है तो वो नर्वस होती है। और इसके रीज़न क्या हो सकते हैं इन चारों ही ऑप्शंस को देखते हुए बताइए। 106 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, बाह्य अभिप्रेरणा में
समावेशित किया जाएगा? 1. प्रशंसा एवं दोषारोपण, 2. प्रतिद्वंदिता, 3. पुरस्कार एवं दंड एंड 4. परिणाम का ज्ञान। ऑप्शन 1 में दिया गया है आपको 1 एंड 2, ऑप्शन 2 1, 2 एंड 3, ऑप्शन 3 केवल 2 एंड 4th ऑप्शन है आपका ये सभी। तो यहाँ पे बाहरी अभिप्रेरणा की बात की गई है, उसको देखते हुए बताइए। 107 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार एवं दंड और परिणाम का ज्ञान, ये चारों ही बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा, क्योंकि ये सब आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 108। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखते हैं, न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका सामाजिक अधिगम, सेकेंड है अनुबंधन, थर्ड प्रायोगिक अधिगम एंड 4th ऑप्शन है आकस्मिक अधिगम। 108 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 सामाजिक अधिगम। क्वेश्चन नंबर 109। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है? फर्स्ट ऑप्शन है संचार के साधन, सेकंड समवयस्क समूह, थर्ड अध्यापक एंड 4th ऑप्शन है परिपक्वता एवं आयु। 109 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी परिपक्वता एवं आयु। क्वेश्चन नंबर 110। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आपका विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, सेकेंड है निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, थर्ड शून्य प्रशिक्षण अंतरण एंड 4th ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। 110 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी शून्य प्रशिक्षण अंतरण, क्योंकि उसकी जो बॉलिंग स्किल है, गेंदबाजी पे जो उसका कौशल है, वो उसके बल्लेबाजी को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर पा रहा, इसलिए यह शून्य प्रशिक्षण अंतरण के अंतर्गत आएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 111। अभिवृत्ति है, फर्स्ट ऑप्शन है एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। सेकंड है एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचय है, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण ज्ञान कौशल से सीखा जा सकता है। थर्ड ऑप्शन है व्यक्ति की अंगभूत क्षमता जो किसी विशिष्ट प्रकार की होती है एंड 4th ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अभिवृत्ति का तात्पर्य क्या है, उसका अर्थ क्या है। 111 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति नापसंदगी या पसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है, अभिवृत्ति कही जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 112। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की, फर्स्ट ऑप्शन है नाम मात्र की भूमिका होती है, सेकंड है महत्वपूर्ण भूमिका है, थर्ड अपूर्वानुमेय भूमिका होती है एंड 4th ऑप्शन है आकर्षक भूमिका होती है। 112 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 नाम मात्र की भूमिका होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 113। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषताएं होती है और न ही इनके लक्ष्य समान होते हैं। सेकंड है सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। थर्ड एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है एंड 4th ऑप्शन है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। 113 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषताएं होती है और न ही इनके लक्ष्य समान होते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक शिक्षार्थी में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 114। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उसके निदान के बाद डैश होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको सघन अभ्यास कार्य, सेकंड सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, थर्ड शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना एंड 4th ऑप्शन है समुचित उपचारात्मक कार्य।
114 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है, जो कमियां रह जाती है, उसके निदान के बाद समुचित उपचारात्मक कार्य होने चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 115। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। सेकंड है शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। थर्ड, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई। एंड फोर्थ ऑप्शन है वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई। 115 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। सेकंड, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। थर्ड, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन है वे हमेशा सफल होते हैं। तो डेफिनेटली 116 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, वे हमेशा सफल होते हैं। ऐसा हम किसी भी व्यक्ति, चाहे वो आंतरिक रूप से प्रेरित हो चाहे वो बाह्य रूप से प्रेरित हो, उसके लिए हम ऐसा नहीं बोल सकते। अगला है क्वेश्चन नंबर 117। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको कि सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। सेकंड है सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता। थर्ड है सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती है कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ है। 117 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118। एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीजें होती हैं, परंतु उसने कभी पतंग नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा कि चिड़िया को तो देखो, तो उसके पिता ने कहा यह एक पतंग है। यह उदाहरण दिखाता है फर्स्ट ऑप्शन है सम्मिलन, सेकंड समायोजन, थर्ड संरक्षण एंड फोर्थ ऑप्शन है वस्तु का प्रदर्शन। 118 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1, सम्मिलन। अगला है क्वेश्चन नंबर 119। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन है। फर्स्ट ऑप्शन है क्रो व क्रो का, सेकंड पियाजे का, थर्ड स्किनर का एंड फोर्थ ऑप्शन है कोहलबर्ग का। तो किनका ऐसा मानना है कि सीखना जो है वो व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है? 119 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, स्किनर। अगला है क्वेश्चन नंबर 120। संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है मनोविज्ञान, सेकंड पारंपरिक अनुकूलन, थर्ड वातावरण एंड फोर्थ ऑप्शन है मनोदैहिक। 120 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, पारंपरिक अनुकूलन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 121। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को ही सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको प्रारंभिक बाल्यावस्था, सेकंड किशोरावस्था, थर्ड युवावस्था एंड फोर्थ ऑप्शन है बाल्यावस्था। 121 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, किशोरावस्था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है? फर्स्ट ऑप्शन है कठोर परिश्रम का सुझाव, सेकंड ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन, थर्ड निजी शिक्षण का सुझाव एंड फोर्थ ऑप्शन है निदानात्मक शिक्षण। 122 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, निदानात्मक शिक्षण। अगला है क्वेश्चन नंबर 123। एक शिक्षक शिक्षार्थियों को अनुप्रेरित कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका पुरस्कार देकर, सेकंड सही मार्गदर्शन कराकर, थर्ड
उदाहरण देकर, एंड फोर्थ ऑप्शन है कक्षा में भाषण देकर। 123 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, पुरस्कार देकर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सीटेट के अलावा कई सारे टेट एग्जाम में पूछ चुका है, ध्यान में रखिएगा इसको। अगला है क्वेश्चन नंबर 124। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप, फर्स्ट ऑप्शन है उसकी उपेक्षा करेंगे, सेकंड परीक्षा में कम अंक देंगे, थर्ड उसके अभिभावकों से बात करेंगे, एंड फोर्थ ऑप्शन है उसे डांटेंगे। तो यदि ऐसी सिचुएशन आती है आपके सामने कि आपका कोई स्टूडेंट आपका सम्मान नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं करता, तो ऐसे में आप क्या करोगे? तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन 1, 2 एंड फोर्थ को देखें तो ये तीनों ही निगेटिव वे में जा रहा है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप उसके अभिभावक से बात करें। 124 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। सीटेट या फिर किसी भी टेट एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको ये देखना है कि निगेटिव में कौन जा रहा है और पॉजिटिव आंसर आपको कौन सा लग रहा है। जो भी ऑप्शन आपको पॉजिटिव लगे डेफिनेटली उसको ही आपको सही करना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 125। शिक्षण का सत्तावादी स्तर है, फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित, सेकंड छात्र केंद्रित, थर्ड प्रधानाध्यापक केंद्रित, एंड फोर्थ ऑप्शन है अनुभव केंद्रित। तो यहाँ पे बात की गई है सत्तावादी स्तर की। 125 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, शिक्षक केंद्रित। अगला है क्वेश्चन नंबर 126। चरित्र का विकास होता है, फर्स्ट ऑप्शन है इच्छा शक्ति द्वारा, सेकंड बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, थर्ड नैतिकता द्वारा, एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी के द्वारा। तो चरित्र के बेहतर विकास के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? 126 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, चरित्र के विकास के लिए इच्छा शक्ति, बर्ताव और बेहतर व्यवहार और साथ ही नैतिकता की भी आवश्यकता पड़ती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 127। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम स्तर नहीं है, कौन सा शिक्षण का अधिगम स्तर नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका विभेदीकरण स्तर, सेकंड स्मृति स्तर, थर्ड चिंतनशील स्तर, एंड फोर्थ ऑप्शन है समझ स्तर। तो इन चारों ही ऑप्शंस में से जो शिक्षण के अधिगम स्तर के अंतर्गत नहीं आता वो है आपका ऑप्शन 1, विभेदीकरण स्तर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128। यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप, फर्स्ट ऑप्शन है उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे, सेकंड जिन प्रश्नों का उत्तर वह दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे, थर्ड उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिनके उत्तर उसके सामर्थ्य से बाहर है जिसके कारण वह कक्षा में उपहास का पात्र बन सकता है, एंड फोर्थ ऑप्शन है उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उसके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। तो इन चारों ही ऑप्शंस में से आपको बेस्ट चुनना है उस विद्यार्थी के लिए जो कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है। 128 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उसके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। अगला है क्वेश्चन नंबर 129। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन है प्रशासनात्मक, सेकंड शिक्षाप्रद, थर्ड आदर्शवादी, एंड फोर्थ ऑप्शन है निर्देशात्मक। 129 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, शिक्षक का व्यवहार बर्ताव आदर्शवादी होना चाहिए, क्योंकि बच्चे अपने टीचर को अपना आइडल मानते हैं और जब टीचर खुद आदर्श रूप में व्यवहार करेंगे तो बच्चे उनसे सीखेंगे और वो भी खुद आदर्शवादी बनेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 130। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक डैश के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, सेकंड अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने, थर्ड विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखने, एंड फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों से बहुत अपेक्षाएं रखने। तो अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक जिस विधि के द्वारा जिस प्रकार की अपेक्षाओं को रखते हुए सीखने को संवर्धित कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, वो है आपका ऑप्शन 1, शिक्षार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। क्वेश्चन नंबर 131। सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी
छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे फर्स्ट ऑप्शन है गहन प्रतियोगिता होती है, सेकंड उच्च नैतिक विकास होता है, थर्ड समूहों में द्वंद्व होता है, एंड फोर्थ ऑप्शन है उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। तो जब सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स अपने से छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं तो इससे क्या होता है ये बताना है आपको। 131 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 132। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह डैश कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है अधिगम का शून्य स्थानांतरण, सेकंड अधिगम का निरपक्षक स्थानांतरण, थर्ड अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, एंड फोर्थ ऑप्शन है अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। तो जब पहले से कुछ भी सीखा हुआ, जब आप कुछ नया सीख रहे हो, उसमें किसी भी तरीके से कोई भी हेल्प नहीं कर रहा तो यह अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहा जाता है। ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में, सेकंड है मुख्य रूप से शिक्षक से, थर्ड व्यक्तिक रूप से, एंड फोर्थ ऑप्शन है समूहों में। 133 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में सीखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 134। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी डैश रूप से अभिप्रेरित है। फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तिक, सेकंड अनुभविक, थर्ड आंतरिक, एंड फोर्थ ऑप्शन है बाह्य। तो यहाँ पे बात एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में की गई है जो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह उत्तीर्ण हो सके, और वो ऐसा खुद से करता है, उस पर किसी भी तरीके का कोई बाहरी दबाव नहीं है, यानी कि वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 135। व्यवहार का करना पक्ष डैश में आता है। फर्स्ट ऑप्शन है सीखने के गतिक क्षेत्र, सेकंड सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, थर्ड सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र, एंड फोर्थ ऑप्शन है सीखने के भावात्मक क्षेत्र। 135 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र। अगला है क्वेश्चन नंबर 136। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करती है? फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, सेकंड मनोरंजन द्वारा अधिगम, थर्ड भाषा निर्देशित अधिगम, एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रतियोगिता आधारित अधिगम। 136 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। अगला है क्वेश्चन नंबर 137। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करती है। फर्स्ट ऑप्शन है दुश्चिंता, सेकंड समाजीकरण, थर्ड आक्रामकता, एंड फोर्थ ऑप्शन है मूल्य द्वंद्व। 137 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये समाजीकरण में भी सहायता करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 138। कक्षा में प्रभावी व्याख्यान देते समय एक अध्यापक फर्स्ट ऑप्शन है संबंध स्थापित करता है, सेकंड सार्थक शारीरिक हाव भाव को समावेशित करता है, थर्ड व्याख्यान स्थल पर अस्थैतिक बना रहता है, एंड फोर्थ ऑप्शन है ध्वनि की तीव्रता और तरीके में परिवर्तन करता है। 138 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, सार्थक शारीरिक हाव भाव को समावेशित करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 139। मीडिया का एक उदाहरण जो अधिगमकर्ता को प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा अधिगम में सहायक होता है। फर्स्ट ऑप्शन है शैक्षिक टेलीविजन, सेकंड शैक्षिक प्रसारण, थर्ड ओवरहेड प्रोजेक्टर, एंड फोर्थ ऑप्शन है टेलीफोन।
139 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 शैक्षिक टेलीविजन। क्वेश्चन नंबर 140 शिक्षार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है, फर्स्ट ऑप्शन है उन्हें निर्देश देना, सेकंड विचारों का आदान प्रदान, थर्ड उनसे प्रश्न करने को कहना एंड फोर्थ ऑप्शन है उन्हें अपने विचारों से अवगत कराना। 140 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी विचारों का आदान प्रदान। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम 40 क्वेश्चंस ही करेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम इसके अगले 2 पार्ट्स में कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा और शेयर भी करिएगा अपने वैसे फ्रेंड्स के साथ जो सीटेट या फिर किसी अदर टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।